हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीमर्स। और पॉलीमर के बारे में हम लोग बताए थे कि दो तरह का पॉलीमर होता है। एक होता है आपका, बताए थे कि एक कंडेंस्ड पॉलीमर होता है, संघनन बहुलक होता है। एक जिसको हम लोग कोपॉलीमर भी कहते हैं, सह बहुलक भी कहते हैं। और एक बताए थे कि चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है, ठीक है, और एक स्टेप ग्रोथ। तो चेन ग्रोथ हम लोग पहले पढ़ चुके थे, अब हम लोग क्या देखेंगे, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। कुछ एग्जाम्पल उसका बताए थे, ठीक है। उसमें सिंपल पॉलीमर में बताए थे कि जब एक ही मोनोमर हो और वही बार बार रिपीटेशन से पॉलीमर का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। और बताए थे एक ही प्रकार का जब मोनोमर जुड़ता है तब इसमें क्या होता है, चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है, ठीक है। और 3 स्टेप में होता है, उसमें हम लोग पढ़े थे। यहाँ उसी का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे कंडेंस्ड पॉलीमर। देखिए यहाँ ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको पीवीसी कहते हैं। हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे। पीवीसी क्या होता है कि जैसे आप पैखाना का पाइप देखिए, बिजली का तार देखिए, इस सब के ऊपर पीवीसी लिखा रहता है, इसका मतलब हुआ पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। यह विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर होता है, यह विनाइल क्लोराइड है, ठीक है। इसी का बहुलक है यह पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह रसायन तथा उष्मारोधी होता है और अत्यंत कठोर पदार्थ होता है। और कहता है इसका उपयोग जो होता है रेनकोट, बरसाती में होता है, ठीक है। हाथ का थैला, प्लास्टिक की गुड़िया, खिलौना, होज पाइप, विद्युत कुचालन तथा विनाइल फ्लोरिंग में होता है। फिर बताए थे पॉलीएक्राइलेट्स। क्या बताए थे, पॉलीएक्राइलेट्स। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये देखिए पॉलीएक्राइलेट्स, ये पॉलीएक्राइलेट्स क्या होता है, अलग अलग प्रकार के एक्राइलिक मोनोमर के बहुलीकरण से जो प्राप्त पॉलीमर होता है उसी को पॉलीएक्राइलेट्स कहा जाता है। यह मोनोमर है, यह पॉलीमर है और इसका कुछ विशेषता है और लास्ट में क्या है, यूज है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग चर्चा किए थे कि यह मिथाइल मिथ एक्राइलेट है। क्या नाम है इसका, मिथाइल मिथ एक्राइलेट, जिसका पॉलीमर होता है पीएमएमए, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट, पीएमएमए इसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी क्या विशेषता होता है, यह कठोर होता है, पारदर्शक होता है, उच्च ऑप्टिकल क्लियरिटी होता है। मतलब इसका विजन जो होता है जबरदस्त होता है, तगड़ा होता है। इसका जो होता है उपयोग जो होता है लेंस के निर्माण में होता है, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन का जो शीशा होता है उसको बनाने में होता है। इसके अलावा सेना का जो लेंस होता है, ठीक है, रक्षा कोटिंग, प्लास्टिक के आभूषण बनाने में ये सब का क्या होता है, यूज होता है। फिर है आपका एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर है जिसका PAN, पॉलीएक्रोनाइट्राइल जो है यह पॉलीमर होता है। इसी को एक्रेलिन कहते हैं या फिर इसी को ऑर्लॉन कहते हैं। यह कठोर होता है, दृढ़ होता है और उच्च गलनांक युक्त पदार्थ होता है। इसका उपयोग जो होता है क्लॉथ कारपेट्स बनाने में होता है, और जमीन पर जो बिछाया जाता है, कंबल बनाने में होता है, उल फाइबर के निर्माण में होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग यहां से देखें, ठीक है सर। अब हम लोग यहां से देखें सेकेंड, ए नंबर हम लोग देख लिए थे। ए नंबर बताए थे कि चेन ग्रोथ पॉलीमर, या उसी को कहते थे एडिशन पॉलीमर। एडिशन का मतलब होता है जुड़ना। एडिशन पॉलीमर हम लोग इसके पहले देखे थे, ठीक है। और अभी जो हम लोग देखेंगे या देखेंगे चेन ग्रोथ, सॉरी, पहले हम लोग पढ़े थे एडिशन पॉलीमर और उसी को बोले थे चेन ग्रोथ पॉलीमर। अब जो हम लोग देखेंगे सेकेंड बी नंबर में,
यह है कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, मतलब संघनन अथवा पदसह वृद्धि बहुलकन, मतलब स्टेप वाइज स्टेप इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में। और यहाँ मोनोमर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसके पहले जो देखे थे मोनोमर एक ही प्रकार के मोनोमर थे जिससे पॉलीमर बनता था, लेकिन यहाँ देखेंगे कि मोनोमर क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं जिससे पॉलीमर बनता है। ध्यान दीजिए, इसमें कहता है कि जिस प्रक्रिया में असमान पॉलीफंक्शनल मोनोमर स्टेप वाइज संघनन द्वारा बहुलक का निर्माण करते हैं उसे संघनन बहुलीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में छोटे अणु जैसे H2O, HCl, NH3, ROH इत्यादि निर्गत होते हैं, मतलब निकलते हैं। ठीक है, अथवा नहीं भी निकलते हैं। इसके प्रत्येक स्टेप का उत्पाद भी प्रायः बाय फंक्शनल होता है, मतलब दो दो तरह का उत्पाद का निर्माण होता है। अतः संघनन का क्रम बार बार होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को स्टेप ग्रोथ बहुलीकरण कहा जाता है। सीधा सा समझेंगे कि बार बार जब होता है इसीलिए इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। इसमें पहला है सम इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर, यही याद रखना है सर, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और 2 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर पहले। ये है सर आपका पहला पॉलिस्टर। हम लोग पॉलिस्टर का कपड़ा पहनते हैं, बोलते हैं कि ये पॉलिस्टर का कपड़ा है। कहता है यह डाई कार्बोक्जिलिक एसिड तथा डायॉल्स का बहुसंघनन है। डाई कार्बोक्जिलिक एसिड और डायॉल्स का बहुसंघनन है, मतलब एग्जाम्पल इसका होता है डेक्रोन या टेरिलिन। इसका कैसे बनता है सर, तो ये देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल है और यह टेरिफ्थेलिक एसिड है। ठीक है, तो ये डाई कार्बोक्जिलिक एसिड हो गया और ये डायॉल हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल। ये जब दोनों मिला तो यह डेक्रोन बनाया या टेरिलिन बनाया। ठीक है, ये आपका पॉलीमर है और ये अलग अलग मोनोमर हैं जो आपस में क्या किए हैं, मिले हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसका हम लोग विशेषता देखें। अब आइए डेक्रोन का क्या विशेषता है सर, तो यहाँ समझिए कि डेक्रोन क्रीज रोधी होता है। क्रीज रोधी मतलब क्या होता है कि इस पर सिलवट नहीं पड़ता है, मतलब यह बहुत कम नमी को अवशोषित करता है और इसकी तनन क्षमता उच्च होती है। आप कोठारी का गंजी देखे होंगे, बताए थे, उसको निचोड़ के झाड़ के पहन लीजिए, उसमें पानी अवशोषित नहीं करता। इसका उपयोग वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है जिन्हें साफ कर बिना इस्त्री इसलिए ब्रैकेट में प्रेस लिख दिए कि गर्म आयरन जिसको बोलते हैं किए हुए पहना जा सकता है। डेक्रोन मिले हुए कपड़ों पर क्रीज अच्छी हो जाती है और उन पर सिलवटें नहीं पड़ती है। डेक्रोन इतना अच्छा है कि जैसे उसका कपड़ा पहने हुए हैं, केवल खींचिए पहन लीजिए, कोई आयरन करने का जरूरत नहीं है, उसमें कोई सिलवट नहीं पड़ता। फिर है सर इसी में पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स नाम से ही पता लगता है, पॉली मतलब बहुत सारा, एमाइड मतलब बहुत सारा। जब एमाइड मिलता है तो यह पॉलीएमाइड का निर्माण करता है। कहता है एमाइड लिंकेज युक्त बहुलक सिंथेटिक फाइबर हैं जिन्हें नायलॉन कहा जाता है। इसका निर्माण डाएमीन्स, ध्यान दीजिएगा, मोनोमर एक डाएमीन्स और डाई कार्बोक्जिलिक एसिड के संघनन से किया जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है नायलॉन 66, नायलॉन 6। ये क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, नायलॉन 6 क्या होता है, नायलॉन 66 क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा। ठीक है, ये देखिए नायलॉन 66 कैसे बनता है, तो कहता है कि इसमें एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाएमीन को जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है 573 केल्विन ताप और उच्च दाब पर, तब आपका नायलॉन 66 क्या होता है, प्राप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या बोले कि यह हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडीपी के एसिड को जब मिला है तो हमारा नायलॉन क्या बना, 6,6 बना। इसकी विशेषता क्या होती है, ये रैखिक बहुलक है जिसमें उच्च तनन क्षमता होती है। रैखिक में हम लोग बताए थे जैसे लकड़ी का गट्ठर है, बहुत सारे लकड़ी को एक साथ मिलाइए तो वह काफ़ी स्ट्रांगली जुड़ जाता है नहीं, तो वही कहता है इसके फाइबर का उपयोग जो होता है सीट में होता है, ब्रश के ब्रिसलेट्स के निर्माण में होता है। जैसे कि ब्रश जो धोने वाला होता है उसके ऊपर जो दांत पर रगड़ा जाता है उसमें जो है इसका उपयोग होता है। ठीक है, फिर है नायलॉन 6, याद रखिएगा नायलॉन 6 कहता है यह एमिनो कैप्रोइक एसिड का स्वसंघनन बहुलक है जिनमें मोनोमर में 6 कार्बन एटम होते। पूछेगा नायलॉन 6 नाम क्या दिया गया, तो इसके मोनोमर में कितने कार्बन एटम होते हैं, 6। नायलॉन 6 में भी 6 होते हैं। अब कहता है कैप्रोलेक्टम सुगमता से उपलब्ध होता है, इसका उपयोग बहुलीकरण में किया जाता है। जल की उपस्थिति में बहुलीकरण करने पर लेक्टम हाइड्रोलाइसिस द्वारा एमिनो एसिड देता है जो स्वसंघनन द्वारा नायलॉन 6 बनाता है। देखिए यहाँ सबसे पहले तो यह आपका क्या हो गया, एमिनो एसिड। यहाँ देखिए ये बना, किससे बना, कैप्रोलेक्टम से बना। ठीक है, ये कैप्रोलेक्टम है, इससे हाइड्रोलाइसिस करा, एमिनो एसिड बना और इससे नायलॉन क्या बना, 6 बना। कहता है यह उच्च तनन क्षमता युक्त होता है जो बहुत कम जल को क्या करता है, अवशोषित करता है। इसका उपयोग टायर की डोरी, टायर जो होता है टायर में एक रस्सी जैसा होता है उसको बनाने में इसका उपयोग होता है, वस्त्र में होता है, रस्सी के निर्माण में होता है, काफी मजबूत होता है, स्ट्रोंग होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए सर, यहाँ ये है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, कहता है ये सबसे पुराना सिंथेटिक बहुलक है जो आज भी उपयोग में आता है। इसका एग्जाम्पल है लीनियर पॉलीमर नोवोलैक और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बेकेलाइट। ठीक है, आज सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को अम्ल और क्षार की उपस्थिति में जब संघनित किया जाता है तो ऑर्थो या पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल व्युत्पन्न का निर्माण होता है जो पुनः CH2 से अभिक्रिया कर नोवोलैक प्रदान करता है। देखिए यहाँ यह फिनॉल है, क्या है, फिनॉल। यह फिनॉल जो होता है यह अभिक्रिया करता है किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड। ये आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, और क्या बनाता है यहाँ, ऑर्थो। ऑर्थो कब होता है, 1 और 2 पर कोई ब्रांच चेन होता है तो ऑर्थो कहते हैं। 1 और 4 पर जब ब्रांच चेन होता है तब इसको क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। 1 और 3 पर होता है तो मेटा कहते हैं। लेकिन हम बताए थे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अधिकतर जो है वह ऑर्थो और पारा पोजीशन पर क्या करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। यह जो है आपस में जुड़ के यह एक ऐसा संरचना बनाता है, इसी का नाम क्या है, नोवोलैक। इसको नोवोलैक कहते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब नोवोलैक के बाद सर आगे है नोवोलैक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर त्रियक बंधन निर्मित करके दुर्गलनीय ठोस बनाता है जिसे बेकेलाइट कहते हैं। मतलब ना गलने वाला ठोस बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेकेलाइट कहते हैं। कहता है यह कठोर तथा जलरोधी होता है, इस पर खरोंच के निशान नहीं पड़ते। आप देखिएगा कभी कभी वो शीशा लेगा उठा के पटक देगा, कहेगा देखिए इसमें जो है कोई दाग धब्बा नहीं पड़ता है। ठीक है, वो हार्ड हो जाता है, मतलब मजबूत होता है, सिल्वर्ट का गोरिल्ला ग्लास जैसा जो आता है वो। ठीक है, एक्चुअल वो शीशा नहीं है। ठीक है, शीशा के जैसा है, उस पर सिल दाग का निशान नहीं पड़ता। ऐसे कंघी बना लिया, बल्ब का स्विच बना लिया, आयरन का हैंडल बना लिया, कुकर का हैंडल बना लिया, इस सब में जो है
इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग कंघी में होता है, विद्युत स्विच में होता है, फोनोग्राफी रिकॉर्ड अभिलेखा में होता है, बर्तन के हैंडल में इसका उपयोग होता है। यही सर आपका है बेकेलाइट, ध्यान दीजिएगा। यह बेकेलाइट वही बार बार जुड़ के क्या किया, बेकेलाइट का निर्माण किया। ठीक है, अब कहता है, समझ गए बेकेलाइट। बेकेलाइट का उपयोग पूछेगा सर किस में होता है, विद्युत स्विच में, मतलब न जहां दाग नहीं पड़े उसमें सीधा इसका उपयोग होता है। अब आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग देखेंगे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ध्यान दीजिएगा, ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर क्या है। कहता है कि यह नाम से ही पता चलता है कि एक इसमें होगा मेलामाइन, ये है आपका मेलामाइन, और ये है फॉर्मल्डिहाइड, दोनों मिल करके मेलामाइन पॉलीमर का निर्माण किया। ठीक है, या मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का क्या करता है, निर्माण करता है। यह दृढ़ और कठोर होता है, जो गिरने पर भी नहीं टूटता है। आप देखिएगा ना, प्लास्टिक का बाल्टी आता है, दुकानदार कस के पटक दिया, बोला कि अगर टूट जाएगा तो मेरा गया। एक्चुअल में वो किसका बना होता है, यही मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का बना होता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और टूटने वाला नहीं होता। इसका उपयोग बिना टूटने वाले प्लास्टिक बर्तन के निर्माण में होता है। कोपॉलीमर सह बहुलीकरण, सह मतलब क्या हो गया, जिस बहुलीकरण द्वारा दो या अधिक अलग अलग मोनोमर संयोग कर सह बहुलक का निर्माण करते हैं, सह बहुलीकरण कहलाता है। यह चेन तथा स्टेप दोनों प्रकार के ग्रोथ दर्शाते हैं। अलग अलग प्रकार के मोनोमर होंगे और इससे पॉलीमर बनाएगा, और पॉलीमर में क्या होगा कि सह बहुलक भी हो सकता है। ठीक है, और कोपॉलीमर सह बहुलक हो गया, या फिर क्या हो सकता है, सरल बहुलक भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ हम बताए कि यह दो तरह का देह दर्शाता है। ये एक इसका एग्जाम्पल जो होता है सर, ये VVI है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ब्यूना एस रबर ब्यूटा 13 डाइन स्टाइरिन का सहबहुलक है। पूछेगा ब्यूना एस रबर किसका बहुलक है, तो ब्यूना एस ब्यूटा 13 डाइन और स्टाइरिन का क्या है, बहुलक है। मतलब दो अलग अलग मोनोमर मिले और ब्यूना एस रबर का निर्माण किया। नाम इसका ब्यूना एस क्यों पड़ा, ब्यू का मतलब हो गया ब्यूटाडाइन, ना का मतलब हो गया सोडियम, एस का मतलब हो गया स्टाइरिन। ठीक है, ब्यूना ब्यूटाडाइन सोडियम, तो सोडियम ब्यूटाडाइन और एस स्टाइरिन बहुलक हो गया। यह कठोर एवं प्राकृतिक रबर का अच्छा विकल्प है। यह कठोर भी होता है और नेचुरल रबर के बदले इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग टायर में, फर्श की टाइलें, वो जो आता है रबर जैसा लगा हुआ जमीन में बिछाने वाला, ठीक है, जूता, केबल के रोधन इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है सर रबर। रबर के बारे में ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और टॉपिक वाइज टॉपिक सारा देख लीजिएगा और क्वेश्चन इससे रहेगा सर। कहता उच्च आणविक द्रव्यमान युक्त वैसे बहुलक जिनमें प्रत्यास्था पाई जाती है रबर कहलाता है। इसे इलास्टोमर्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, इलास्टोमर्स भी कहते हैं। इसे इलास्टोमर्स भी कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सर नेचुरल रबर और एक होता है सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, ऐसे रबर को नेचुरल रबर कहते हैं। हम लोग बताए थे कि रबर का एक पेड़ होता है जिसका नाम हेबा ब्रेसिलियंसिस है, और उसके दूध से, उस दूध को लेटेक्स कहा जाता है, जिससे क्या किया जाता है, नेचुरल रबर प्राप्त किया जाता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे देखें।
आप देखिए, तो यह नेचुरल रबर क्या है सर, समझिए नेचुरल रबर, तो बताएं। इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए नेचुरल रबर कहता है प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त रबर को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक रबर कहते हैं। यह आइसोप्रीन 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का रैखिक बहुलक है, यही आपका नेचुरल बहुलक है। ठीक है, अब इसका क्या यूज, क्या विशेषता है, ये हम लोग देखें। देखिए इसका जो होता है, कमजोर अंतराणविक बल तथा सिस फॉर्म के कारण श्रृंखला का कोलाइडल संरचना होता है, अतः इसे स्प्रिंग के समान खींचने पर अणु एक दूसरे से रैखिक हो जाते हैं और बल विस्थापन के बाद पुनः अपने पुरानी अवस्था में आ जाते हैं। इसको खींचिएगा तो खींचा जाएगा और जैसे छोड़िएगा जैसा पहले था वैसा हो जाता है। इसका उत्पादन हेबा ब्रेसिलियंसिस नामक रबर के पौधे के दूध, जिसको लेटेक्स कहते हैं, उसी से किया जाता है, बता ही दिए। इसके बाद कहता है लेटेक्स में एसिटिक एसिड मिलाकर इसको अस्कंदित किया जाता है, जिसको क्रूड रबर कहा जाता है। फिर कहता है प्राकृतिक रबर मुलायम चिपचिपा जल में अविलय कार्बनिक विलायक में विलय होता है। जल में अविलय होता है लेकिन कार्बनिक विलायक में क्या होता है, विलय होता है। इसकी प्रत्यास्था तथा तनन क्षमता कम होती है, अतः इस पर अधिक बल आरोपित करने पर यह क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसका उपयोग जूता में होता है। ठीक है, इसके बाद गोल्फ का गेंद बनाने में होता है, बरसाती रेनकोट बनाने में होता है, इत्यादि में होता है। नोट याद रखिएगा कि प्राकृतिक रबर का उपयोग 283 से 335 केल्विन पर ही किया जाता है, क्योंकि उच्च ताप पर यह क्या हो जाता है, नरम हो जाता है, और निम्न ताप पर भंगुर हो जाता है, मतलब यह टूट जाता है। ठीक है, फिर कहता है वल्केनाइज रबर, वल्कनीकृत रबर, कहता है सल्फर तथा जिंक ऑक्साइड के साथ प्राकृतिक रबर को 375 से 415 केल्विन ताप पर गर्म करके उसके भौतिक गुण जैसे तन्यता, दृढ़ता इत्यादि में सुधार करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, कि वल्केनाइज प्राप्त करने के लिए या वल्कनीकरण की घटना क्या कहलाता है, कि जब किसी भी रबर से बेहतर रबर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसी को वल्कनीकरण कहा जाता है। ठीक है, वल्कनीकृत रबर कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझिए, यहाँ कहता है इस प्रक्रिया में सल्फर क्रॉस लिंक एजेंट का कार्य करता है। देखिए सल्फर की मात्रा काफी महत्वपूर्ण है। सल्फर की मात्रा को डाल करके रबर की गुणवत्ता को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। जितना सल्फर की मात्रा डाला जाएगा उस रबर की उतना ज़्यादा गुणवत्ता आएगा। आप देखे होंगे बैटरी का ढक्कन जो होता है, जो जिसमें एक्साइड वेक्साइड लिखा रहता है, वो हार्ड बनाया जाता है, टायर बनाया जाता है, उसको हार्ड कहते हैं। ये डिपेंड करता है कितना एस डाला गया। ठीक है, ये सल्फर डाल करके उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। कहता है इस प्रक्रिया में सल्फर क्रॉस लिंक एजेंट का काम करता है, जबकि जिंक ऑक्साइड वल्कनीकरण के दर में वृद्धि करता है। वल्कनीकरण द्वारा एडजेसेंट चेन के बीच पॉलीसल्फाइड SS बॉन्ड, याद रखिएगा, का निर्माण होता है, जिसकी अंतराणविक गति क्या हो जाती है, रुक जाती है, और रबर में अत्यधिक प्रत्यास्थ हो जाता है, और यह क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। यही वल्कनाइज रबर है। मतलब यहाँ देखिए सल्फर डाल करके जो है इसको क्या किया गया, स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। याद रखना है, सल्फर डाल के इसको क्या बनाया गया, स्ट्रॉन्ग बनाया गया। अब इसका क्या खासियत है, वल्केनाइज रबर की कठोरता किस पर डिपेंड होता है, बताया अभी, सल्फर की मात्रा पर। जितना ज़्यादा सल्फर डाला जाएगा वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। अतः टायर के निर्माण के लिए प्रयुक्त रबर में लगभग 5% सल्फर होता है, जबकि बैटरी कैबिनेट के निर्माण के लिए
30% सल्फर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। 5% अगर किया तो टायर वो अपने में हार्ड होता है और बैटरी में और ज़्यादा मात्रा में डाला गया और हार्ड हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ये है आपका सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक क्या होता है सर, प्रयोगशाला में मनुष्य के द्वारा बनाया गया रबर जो है यह सिंथेटिक रबर कहलाता है। समझिए यहाँ कि मानव द्वारा प्रयोगशाला में कृत्रिम ढंग से संश्लेषित रबर को ही क्या कहा जाता है, बहुलक को संश्लेषित रबर कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है नियोप्रीन। नियोप्रीन रबर नहीं है लेकिन रबर के जैसा है। कहता है विनाइल एसिटिलीन और HCl की अभिक्रिया से क्लोरोप्रीन प्राप्त होता है, जिसका बहुलीकरण करने पर पॉलीक्लोरोप्रोपीन बनता है। ठीक है, और यही जो है पॉलीक्लोरोप्रोपीन जो है आपका क्या कहलाएगा, नियोप्रीन कहलाता है, जिसका गुण जो है वह प्राकृतिक रबर के समान होता है। ठीक है, अब कहता है इसका तनन क्षमता जो होता है उच्च होता है, इसमें तेल डालडा के प्रति प्रतिरोधकता अधिक होती है, अतः यह उच्च ताप पर अस्थायी एवं मजबूत होता है। इसका उपयोग जो किया जाता है वह तार में किया जाता है, बिजली के तार में, केबल के कुचालन में, कन्वेयर बेल्ट में, पाइप में। वो जो पंपी सेट में जो इंजन चलता है तो ऐसे 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 रोटेट करते रहता है ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, उसी को कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए नेक्स्ट है ब्यूना एन रबर। इसके पहले हम लोग देखे ब्यूना एस रबर, यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, ब्यूना एन रबर। कहता है इसे नाइट्राइल रबर भी कहा जाता है। सोडियम परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 1,3-ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल के सहबौलीकरण से ब्यूना एन बनता है। देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल हो गया, इससे क्या बना, ब्यूना एन रबर बनता है। और ब्यू का मतलब यहाँ फिर ब्यूटाडाइन, एन का मतलब सोडियम और एन का मतलब क्या हो गया, नाइट्राइल हो गया। यह पेट्रोल, मोबिल तथा कार्बनिक विलायक का प्रतिरोधक होता है, मतलब ना पेट्रोल डीजल का इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होता या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अधिक क्या होता है, कठोर भी होता है, हार्ड होता है। इसका उपयोग तेल सील, पाइप तथा टैंक के स्तर में होता है। जो तेल वूल भेजा जाता है एक जगह से दूसरे जगह तक, उस कंटेनर के अंदर में इसका एक लेयरिंग कर दिया जाता है ताकि चिपके नहीं। इसके अलावे पाइप में कोई भी जहाँ सील्ड, जहाँ की लीकेज ब्रेकेज ना हो, उसके अंदर इसका स्तरण किया जाता है। फिर है ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर क्या है सर, कहता आइसोप्रीन की उपस्थिति में 1,3-ब्यूटाडाइन तथा आइसोब्यूटाइल के सहबौलीकरण से ब्यूटाइल रबर प्राप्त होता है। ये ब्यूटाइल रबर प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह एसिड तथा बेस का प्रतिरोधक होता है। ना तो इसके ब्यूना एन के ऊपर ना अम्ल का कोई प्रभाव पड़ता है, ब्यूटाइल रबर के ऊपर, ठीक है, ना अम्ल का कोई प्रभाव पड़ता है, ना क्षार का कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका उपयोग टायर के ट्यूब बनाने में होता है। अब आइए, ये अलग टॉपिक है इसमें, इससे पहले जो भी पढ़े सर उससे क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन पूछेगा ही, याद रखिएगा। ये लास्ट टॉपिक है इसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का क्या, आणविक द्रव्यमान। पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान कहता है किसी बहुलक में अलग अलग लंबाई के चेन होते हैं, अतः उसका आणविक द्रव्यमान हमेशा एक औसत होता है। लेकिन प्राकृतिक बहुलक में एक समान लंबाई के क्या होते हैं,
नियत दाब के समान लंबाई के चेन होते हैं, अतः इसका आणविक द्रव्यमान नियत होता है। समझिए, मानव जो बनाता है वो अलग अलग लंबाई का होता है, तो अलग अलग आणविक द्रव्यमान होगा, और प्रकृति से जो प्राप्त हुआ वह एक समान लंबाई का होगा, एक जैसा होगा। यहाँ देखिए, बायोपॉलीमर जैविक बहुलक। जैविक बहुलक क्या है? सजीवों द्वारा संश्लेषित बृहद अणु को जैव बहुलक कहा जाता है। इसका उपयोग जनरली जो है अचरा कचरा सड़े गले चीजों को समाप्त करने में होता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल है इसका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीएक्राइलेट्स। ये हम लोग बायोकेमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है? जैव निम्नीकरण बहुलक। कहता एंजाइम उत्प्रेरक तथा ऑक्सीकरण द्वारा छोटे छोटे अणु में विखंडनीय बहुलक को जैव निम्नीकरण बहुलक कहते हैं। और बहुलक जो है अपशिष्टों के निपटारे की समस्या से छुटकारा पाने के लिए एवं मानव शरीर में प्रयुक्त किए जा सकने वाले सुरक्षित बहुलकों को विकसित करने के लिए उपयोग में जैव निम्नीकरण बहुलक विकसित किए गए। सीधा समझिए ना कि जैव निम्नीकरण जो अनवांटेड चीज है उसको सराहने गलाने के लिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ यह काम कैसे करता है ये देखना। क्या है सर? यहाँ जैव निम्नीकरण बहुलक, एंजाइम उत्प्रेरक तथा ऑक्सीजन द्वारा छोटे अणु में विखंडनीय बहुलक को जैव निम्नीकरण बहुलक कहते हैं। बता ही दिए। बहुलकों में जैव बहुलक एवं लिपिड्स के समान क्रियाशील समूह होते हैं जो एंजाइम हाइड्रोलाइसिस तथा ऑक्सीडेशन के द्वारा निम्नीकृत हो जाते हैं। एंजाइम क्या होता है सर? हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है या किसी भी जीव के अंदर पाया जाता है। जब वह मर जाता है तो वह एंजाइम जो है क्या करता है? अपना वर्क करना शुरू करता है और यह तेजी से डिकम्पोज करता है, चीज़ों को सराता गलाता है। ठीक है। अब कहता है इसका एग्जाम्पल जो है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, शॉर्ट में इसको पीएचवी भी कहते हैं। सर एक बार और नाम ध्यान से देखिए, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, इसको पीएचवी भी कहते हैं। यह स्टर बंधित 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाडाइन ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड का मोनोमर सहबहुलक है, मोनोमर का सहबहुलक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यही है आपका पीएचबीवी। पीएचबीवी क्या हो गया इसका नाम? एक बार और बोलिए सर। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट पीएचबीवी का निर्माण होता है। पीएचबीवी का गुण मोनोमर के अनुपात पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है। अब देखिए क्या परिवर्तन होगा इसके रेशियो में परिवर्तन से। ध्यान दीजिए, पीएचबीवी का गुण दोनों मोनोमर के अनुपात पर निर्भर करता है। एचबीए और एचपीए, एचबीए सहबहुलक को मजबूती प्रदान करता है जबकि एचपीए लचीलापन प्रदान करता है। जिसका जहां जरूरत होगा वैसा हम लोग उपयोग कर लेते हैं। और इसका उपयोग विशिष्ट पैकिंग में होता है, हड्डी की बीमारी में, औषधि के नियंत्रण में इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके साथ ही ये इसमें एक लास्ट टॉपिक है जो संपूर्ण का क्या है? निचोड़ हम लोग देखें। ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसी में है एक नायलॉन 2 नायलॉन 6।
नायलॉन 2 और नायलॉन 6 क्या होता है, यहाँ देखिए यह ग्लाइसिन तथा एमिनो कैप्रोइक एसिड का अल्टरनेटिंग पॉलीमर सहबोलक है जो जैव निम्नीकृत होता है। ये नायलॉन 2 नायलॉन 6 है। अब देखिए यहाँ ये जो था आपका यह क्या था, आणविक द्रव्यमान था, या सीधा समझिए कि कैसे जीवों का निम्नीकृत किया जाता था, ये था। अब जितना पढ़े सर उसका समरी 2 नंबर का क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। ये VVI है, इसको याद रख लेना है। कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक बहुलक है, वही जो पढ़े हैं उसी का एक बार समरी। पहला है पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन का उपयोग होता है रस्सी में, खिलौना में, पाइप में, ठीक है, फाइबर में, निर्माण में इत्यादि में। फिर है सर आपका पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का उपयोग पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन का उपयोग विद्युत रोधी, खिलौना निर्माण, रेडियो, टीवी इत्यादि के कैबिनेट में होता है। इसके बाद है आपका क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हम पढ़े हैं PVC। इसका उपयोग जो बताया बरसाती में, हाथ का थैला, पानी का पाइप, विनाइल फ्लोरिंग में होता है। फिर हम लोग देखे यहाँ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसका उपयोग जो होता है ना टूटने वाला सामान, ठीक है, अस्तरित चदरे के निर्माण में होता है। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको याद ही कर लीजिएगा सर, और ये रहेगा क्वेश्चन बैंक में, आप देखिएगा आपको सारा क्वेश्चन इसका रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आइए ग्लिप्टल। ग्लिप्टल जो है सर यह पेंट में, परलेख में और परलाक्ष बनाने में उपयोग होता है, पेंट जो हम लोग घर में करते हैं। फिर है बेकेलाइट। बेकेलाइट बतेबे किए कि जिसमें खरोंच का दाग नहीं पड़े, कंघी, विद्युत स्विच, बर्तन का हैंडल, कंप्यूटर डिस्क के निर्माण में, जिसका बार बार यूज होता है उसमें दाग ना पड़े, इसके निर्माण में होता है। फिर है पॉलीइथीन। पॉलीथीन पन्नी, प्रयोगशाला पात्र बनाने में, घरेलू सामान बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके साथ है टेफ्लॉन, स्नेहक के रूप में होता है, विद्युत रोधी के रूप में होता है, खाना बनाने वाले बर्तन के हैंडल के निर्माण में होता है। फिर है आपका पॉलीएक्रोनाइट्राइल, या इसी को ऑर्लॉन कहते हैं, यह संश्लेषित रेशों तथा ऊन के निर्माण में होता है। फिर है आपका नियोप्रीन। नियोप्रीन का विद्युत रोधक के रूप में उपयोग होता है और छपाई रोलर के निर्माण में होता है। इसके साथ ही यह चैप्टर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो, दिक्कत हो, उम्मीद है तो दिक्कत ना हो, फिर भी अगर कभी लगे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।